पेपर 2 वाला देखो, पेपर 1 तो हमारा खत्म है, कुछ है नहीं उसमें, मैं तो उसको खींच रहा हूं। अब आपके टॉपिक उड़ गए, खत्म हो गया, तहस नहस। कल आपका टॉपिक एक पढ़ा देंगे। एक एक दो क्लास बची हैं बस, एक दो क्लास बची है बस, कुछ नहीं बचा इनमें। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल शेप्स। जैसे हमने पढ़ा था ना पैटर्न, और पैटर्न के बाद होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स का मतलब है आपको भाई पता होना चाहिए किस फिगर को क्या कहते हैं, कौन सा फिगर 2D है, कौन सा फिगर 3D है, ये तो आपको पता है ना, ये तो आप बता ही दोगे। 2D और 3D फिगर के बीच का प्रैक्टिस बैच भी आएगा। हाँ भाई, हम प्रैक्टिस बैच आपका लेके आएंगे, है ना। एक दो क्लास रहेंगी बस। एक दो क्लास के बाद आपका पेपर 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। पेपर 1 का सिलेबस खत्म हो गया ना, तो उसके बाद फिर ये है कि हम आपकी कुछ दिनों के बाद, मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद जब पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा, सारा सिलेबस खत्म होके फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराना शुरू करेंगे। तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है बच्चों। अब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर देख रहे हैं, तो अगर हम बोले कि भाई 2D फिगर में क्या क्या शेप्स होते हैं, वो तो आपको पता ही होंगे। 2D और 3D के बीच का अंतर तो आपको पता ही है। अगर हम प्रिज्म और पिरामिड की बात करें, प्रिज्म और पिरामिड, कि भाई प्रिज्म और पिरामिड कैसे होते हैं, किस तरीके से इनको, तो आप बताओ भाई प्रिज्म पिरामिड कैसे दिखते हैं। भाई पिरामिड का मतलब है, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूं, ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे ऊपर जाके एक एजेस मिल रही हैं, तो ये किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया पिरामिड का। अगर हम प्रिज्म की बात करें, हिंदी में भी इसको प्रिज्म पिरामिड ही बोलेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है वैसा ही हिस्सा अगर नीचे का होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रिज्म कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर ऊपर एक स्क्वायर होता, जैसे ये लीजिए, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और नीचे भी एक स्क्वायर बना दिया, और अगर इसे जोड़ दें, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रिज्म। लेकिन अगर कोई स्क्वायर है और उसकी सभी भुजाएं ऊपर जाके, ये कहलाएगा पिरामिड। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल ऊपर जाके मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। लेकिन यदि ऊपर भी एक ट्राइंगल है और नीचे भी एक ट्राइंगल है, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। दोनों में बेसिक फर्क समझ में आ रहा है ना। तो प्रिज्म पिरामिड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अब बात क्या होगी, अब थोड़ा सा आगे की बात समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बोलता है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। अब ये एफ प्लस वी प्लस ई, यहां पर जो एफ है, एफ का मतलब है फेस, फेस मतलब फलक। ई का मतलब है एजेस, मतलब किनारे। और वी का मतलब है वर्टाइसिस, मतलब शीर्ष। अब आपको एक बात समझनी होगी, कोई भी आपसे एक फिगर ले लीजिए, कोई भी एक फिगर ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मैंने पिरामिड लिया
और पिरामिड का जो बेस है वो ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल बेस का मैंने ऐसे पिरामिड ले लिया, ऊपर जाके इसकी सारी एजेस जोड़ दी। अब यहां पे अगर मैं इसके फेस की बात करूं कि भाई इसमें कितने फेस होंगे, तो अगर आप इसके फेस देखोगे तो देखो एक फेस तो नीचे दिखेगा, एक इधर और एक सामने। तो आप बोलोगे सर इसके 4 फेस होंगे। इसके 4 फेस हुए। भाई एक पिरामिड है, उसके 3 फेस तो ये नजर आए और एक नीचे वाला फेस, 4 फेस हो गए। अगर बात करें इसके शीर्षों की तो ये रहे इसके शीर्ष, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसके वर्टाइसेस भी कितने हैं, 4 हैं। अगर हम इसकी एजेस की बात करें कि भाई इसके एजेस कितने होंगे, तो जो वर्टाइसेस को जोड़ती हैं भुजाएं वही उसके एजेस हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अगर मुझे, आप मुझे बताओ, सवाल तो कैसा भी दिया जा सकता है। अगर मेरे को फेस और वर्टाइसेस पता है तो क्या इस फॉर्मूले से मैं एजेस नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। अगर मुझे ई और एफ की वैल्यू पता है तो मैं वी की वैल्यू निकाल लूंगा। वी और ई की पता है तो एफ की निकाल लूंगा, एफ और वी की पता है तो ई की निकाल लूंगा। है कि नहीं? हमने इस तरीके से देख लिया, तो ये आ गया 6। क्या वैल्यू हमने सही निकाली है उसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला कहता है एफ प्लस वी मतलब 8। तो 6 के साथ भी 2 जोड़ दो, 8। बिल्कुल सही है, फॉर्मूले में वैल्यू फिट हो गई। अगर पिरामिड की जगह हम एक प्रिज्म ले लें, पिरामिड की जगह हम एक प्रिज्म लें, और प्रिज्म भी ट्राइंगुलर बेस का, कि भाई ऊपर भी ट्राइंगल है और नीचे भी ट्राइंगल है। ये लो, समझो भाई अच्छे से। ठीक है, ऊपर भी ट्राइंगल और नीचे भी ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं भाई इसके कितने फेस होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 फेस तो ये हो गए, 1 2 3, ऊपर एक और नीचे एक, 5 फेस हो गए। तो आप बोलोगे सर फेस इसके 5 हो जाएंगे। वर्टाइस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टाइसेस हो गए। तो भाई एजेस कितने होंगे, आप बोलोगे सर इन दोनों का सम से 2 कम होंगे, 6 और 5 11। इसका मतलब एजेस 9 होंगे। ये तो मुझे पता चल रहा है यहां से, इस फॉर्मूले से। डन है? क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, क्लियर है? तो आप ये देख पा रहे हो 5 और 6 11, 11 में से 2 कम किए 9 आ रहा है। वैसे भी हम चेक कर सकते हैं वर्टाइसेस को जोड़ने वाली भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ रहा है 9? फॉर्मूले में क्या है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, हाँ या ना? बताओ मुझे। तो फिर चीजों को हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। ठीक, चलिए। सीटेड पेपर 1, सीटेड पेपर 1 में दिसंबर में एक प्रश्न आपसे पूछा गया। दिसंबर का पेपर है 2022। 2022 दिसंबर में एक प्रश्न आया, और प्रश्न में बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इन अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है भाई, व्हाट इज द फेसेस ऑफ, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। सवाल का मतलब है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलक कितने हैं, उनकी संख्या क्या है। अभी हमने देखा है ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है और इसमें फलक कितने हैं, आप बोलोगे सर 5। यही सवाल का उत्तर है। सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2022 का प्रश्न है ये। ठीक है,
बताओ मुझे। ठीक है, तो बस आप समझो इस बात को, आपसे इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। अभी ऑनलाइन जब पेपर हुआ था ना सीटेट का, तो उसमें ये प्रश्न पूछे थे। वैसे तो ये पेपर 2 में आता है, लेकिन इन्होंने पेपर 1 में, केवल पेपर 1 में सवाल ये था कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं, बस, और कुछ नहीं था। पेपर उठा के आप देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। एक बच्चा मुझे अभी मैसेज कर रहा है, सर ये नहीं आता सीटेट में। बेटा अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं आता ना, फिर तो कुछ नहीं आता, फिर तो तू कुछ और पढ़ रहा है। लिखो एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। हाउ मेनी एजेस डज अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैव? देख रहे हो, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ट्राइंगुलर पिरामिड में कितनी एजेस हैं। अभी अभी अपन ने लिखा है, इसका पिछला प्रश्न था, एक त्रिभुजाकार आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे हैं, पिरामिड में कितने किनारे हैं। लो भाई, अभी अभी लिखाया है, कितने होंगे बताओ। कितने होंगे पिरामिड में किनारे? आप खुद समझ गए सर, ऊपर एक ट्राइंगल, नीचे एक ट्राइंगल, मतलब 3 शीर्ष ये रहे, 3 शीर्ष ये रहे, कुल मिला के 6 हो गए। ऊपर 3 किनारे, नीचे 3 किनारे, और इन तीनों शीर्षों को मिलाने वाले ये नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं, ये देखो, ऊपर 3 किनारे, नीचे 3 किनारे, ये तो 6 हो गए। अब इन्हें जोड़ने वाली जो भुजाएं हैं वही तो किनारे कहलाएंगे शीर्षों को। तो भाई एक ट्राइंगल था, तो उसका मतलब 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे, और ये खड़े में 3, 3 3 और 3। क्या आंसर होगा सवाल को बताओ। अच्छा, यहाँ पिरामिड दिया है, प्रिज्म नहीं दिया है। पिरामिड मतलब वही, पिरामिड में कितने हो जाएंगे बताओ, 6। आंसर है 6, 6। ओके, डन है। अगर यहाँ पे ट्राइंगुलर की जगह स्क्वायर शेप का होता, मान लो अगर पिरामिड की जगह प्रिज्म होता, स्क्वायर होता, जैसे अभी हमने बनाया था, तो हमने उसमें भी बनाया था, देखो ये जो स्क्वायर बनाया है, यहां भी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई एक स्क्वायर है, ये लो, ये है, और ये ऊपर जाके जुड़ गया, ये बन गया एक पिरामिड। ठीक है, ये क्या है, एक पिरामिड है। अगर इस पिरामिड के अनुसार हम देखेंगे तो मुझे बताओ भाई, इस पिरामिड में कितने फेस होंगे, इसके कितने फेस होंगे। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, फलक कितने होंगे बताओ। आप बोलोगे सर ये 4 साइड हैं, तो ये 4 तो हो गए, 1 2 3 और 4, और एक नीचे से भी तो दिखेगा, इसका मतलब फलक कितने होंगे, 5 होंगे। अगर मुझे यहां पे वर्टाइसिस मतलब शीर्ष, इन्हें अगर देखना होगा, वर्टाइसिस को देखना होगा, शीर्ष को देखना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 कोने, 1 2 3 4 और एक इसके ऊपर 5, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर मुझे एजेस, या मैं आपसे बोलूं किनारे,
ये मुझे अगर फाइंड करना है तो मुझे ये पता है फॉर्मूला होता है यूलर, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इसका मतलब है इन दोनों का सम, ई क्या होगा, इन दोनों के सम से दो कम कर दो, वही ई की वैल्यू होती है। तो 5 और 5 10 में से दो चले गए, ये 8 होगा। सॉरी, ठीक है। डन है भाई। आप एक बात बताओ, इसका तो 6 हो गया, ये तो हमने पीछे ही पढ़ रखा है ना। ये देखो ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसमें एजेस कितनी होती है, 6। तो ये अपना ये तो हो गया 6 आंसर है। पेपर का सवाल है, पेपर में आया था। मैं तो स्क्वायर बता रहा हूं, स्क्वायर अगर होता तो। एजेस मतलब जो शीर्षों को जोड़ दे। आप बोलोगे सर 4 तो नीचे हो गए, 1 2 3 4, और 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 8 हो गए। वही अपन ने लिखा है। ठीक है भाई। अगर आएगा प्रश्न तो कर लोगे ना? अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो करोगे, 100% कर लोगे, बताओ। अरे भाई ऐसे कैसे? बनाएंगे, बनेगा फिगर, ये ऐसे कैसे नहीं बनेगा। लो, ये लो। अब ठीक है, अब तो बढ़िया बना दिया हमने। अब यहां पे अगर मुझे फेस बताना है तो फेस कितने होंगे? आप बोलोगे सर 4 तो ये हो गए साइड के, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक ऊपर एक नीचे, 6। अगर मुझे वर्टेक्स बताने होंगे तो 4 और 4 8, 8 और 4 14, एजेस कितने होंगे, 14 में से 2 गए, 12। कर लोगे ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म पिरामिड पे अगर सवाल आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न मैं लिखता हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक सवाल है, सवाल है ये है कि द फिगर, जल्दी जल्दी करिएगा सवाल को। द फिगर कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्वायर, द फिगर कंसिस्ट 5 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के 5 स्क्वायर हैं, सेम साइज, द एरिया ऑफ अ फिगर इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, देन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज, देन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज। एक फिगर का पेरीमीटर बताइए। कतई सिंपल सा सवाल है। सवाल के नाम पे ना तो बवाल है ना कुछ है। दी गई आकृति, दी गई आकृति एक समान आकार के वर्गों से मिलकर बनी है। दी गई आकृति एक समान आकार के वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति अभी देंगे, आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आकृति का परिमाप क्या है? तो आकृति का परिमाप क्या है, बताओ भाई। तो
आकृति का परिमाप क्या है। आइए सवाल को पहले सॉल्व करें, समझें। आकृति आपको दी जाती है, ये रही आकृति। ठीक है, ये लो, ये हमने एक आकृति आपके सामने बना दी। यहां पे कहा गया है कि ये जो स्क्वायर हैं ये सेम है। डन टन टन। अब बन गया, ठीक है। चलो, सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है कि इस पूरे फिगर का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब, और बाकी ये 5 स्क्वायर से बना हुआ है। भाई एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? उसकी साइड का स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं ये 5 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ए इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक की क्या आ गई? भुजा निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर। हाँ या ना? बताओ। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, पेरीमीटर कैसे निकालते हो? इस सवाल का उत्तर बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है फिगर ऑफ, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो उसकी आउटसाइड में बाउंड्री है उसकी पूरी लंबाई कहलाती है पेरीमीटर। मेरी बात समझना गौर से। क्लियर है? आप अगर देखोगे, इसको गौर से समझोगे, तो यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक, ये सारी लंबाई को हमें जोड़ना होगा। पूरी की पूरी ये जो बाहर से ये सारी लंबाई है, ये सभी की सभी जोड़ेंगे तब जाके परिमाप निकलेगा। अब परिमाप निकल के आएगा तो भाई वो कितना आएगा बताओ? आप बोलोगे सर ये हो गया 6, ये भी है 6, ये भी है 6, ये भी है 6। बहुत बच्चे इस सवाल का 120 उत्तर दे देते हैं। क्या होगा आंसर? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा ऐड करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा 72। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो अगर आपको कैसा भी फिगर आपको दे दिया जाए, आपको बोला जाए जैसे मान लो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर जिसका एरिया आपको दे दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैंने दे दिया, देखना। ठीक है, मैं ऐसे 3 4 फिगर आपको दे रहा हूं, आप देखो भाई किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए।
देखें आप में से कितनों का उत्तर ठीक निकलता है। बताओ पेरीमीटर क्या होंगे। अगर इन फिगर के मैं पेरीमीटर आपसे पूछूं कि मुझे इनके परिमाप बता दीजिए, मैं इनके पेरीमीटर आपसे पूछ रहा हूं, इनके परिमाप क्या होंगे। और परिमाप का मतलब होता है बाहरी सतह की लंबाई। परिमाप का मतलब होता है बाहरी सतह की लंबाई। तो भाई पेरीमीटर को कैसे निकालोगे बताओ। आप बोलोगे सर पूरी सतह को जोड़ लेंगे, अगर उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वाला साइड निकल के आएगी 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 की, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये भी 1, ये 1 आ रहा है समझ में। परिमाप क्या है, परिमाप तो पूरा फिगर जो नजर आ रहा है उस पूरे फिगर का बाहरी सतह की लंबाई। कर दोगे भाई, 5 और 5 10, 2 12 और 2 14, इसका निकल के आ गया 14। अगर आप इसका निकालोगे तो एक 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 एक, कैसे नहीं निकाल पाओगे। यहां से स्टार्ट करोगे, ये पूरी सतह, ये जो बाहर की तरफ जो सतह नजर आ रही है ये पूरी, इसको जोड़ना है। आ रही है बात समझ में। क्या होगा उत्तर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका निकल के आ गया 20। कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका निकल के आ गया 22। इसका देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका भी निकल के आ गया 22। ठीक है, डन है। चलो, ऐसा बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। प्राइमरी के सवाल है भाई, प्राइमरी में यही सब पूछा जाता है, यही सब आता है, उसको हमको समझना होगा। देखो एक सवाल देखो, इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया गया। इन द फिगर साइड ऑफ ईच स्क्वायर्स is 1 centimeter. Side of each square is 1 centimeter. The area of shaded part is, अब एक फिगर है जिसमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब आपको एक आकृति दी गई, वो मैं बना देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
ये लो, ये एक फिगर आपके सामने है। ये लो, ऐसा एक फिगर आपको दिया था और यहां पे इसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। छायांकित का मतलब है इसको ऐसे शेडेड कर दिया। ये ऐसे इसको शेडेड कर दिया। अब आपसे इस शेडेड पार्ट के हिसाब से अगर अपन बोलें कि भाई ये जो अगर शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये जो शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। इन द फिगर स्लाइड साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज। आप बताओ, एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि इस सवाल के अंदर मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और यहां पे अगर मैं देखूं कि अगर सर ये वाला पार्ट मैं देख लूं, ये वाला हिस्सा, तो एक ट्राइंगल मुझे ये नजर आ गया और एक ट्राइंगल मुझे ये नजर आ गया। तो दो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, अगर 1 सेंटीमीटर है तो देखो 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 1 1। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल ये नजर आ गया जिसका ये तो हिस्सा 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब एक ट्राइंगल मुझे नीचे नजर आ रहा है, ये वाला, जिसकी ये कितनी है 2 और ये कितना है 4। तो बताओ मेरे यार, क्या होगा सवाल का उत्तर। इसके एरिया क्या होगा, एरिया निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दोगे आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले का एरिया आ रहा है 6, नीचे का आ रहा है 4, 6 और 4 10। तो शेडेड जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। हाँ या ना, ये सुन, क्लियर है। मुझे सीजीएल के सवाल समझ आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं झूठ नहीं कह रहा, बड़ी गजब सी बात है। सीजीएल यहां स्थित है और सीटेट यहां स्थित है, दोनों का लेवल ही अलग है भाई। अगर मैं बात करूं गणित की, मैथ्स की, ये मैथ्स आता है आपका 10th क्लास तक का, यहां मैथ है आपका 5th क्लास तक का। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इससे इसका कंपैरिजन क्या है। ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है भाई, प्योर एनसीईआरटी। हाँ, आप लोग जज करते हो टीचर को, जज मत करो, बेधड़क पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल बच्चा यही गलती कर रहा है और हर साल कभी उसका 2 नंबर से पेपर रुक रहा है, कभी उसका 3 नंबर से पेपर रुक रहा है, कभी उसका 4 नंबर से पेपर रुक रहा है। और हो कुछ नहीं रहा, केवल और केवल उसका पेपर रुका चला जा रहा है। क्यों? टीचिंग का एग्जाम उससे क्रैक नहीं हो रहा, बाकी के एग्जाम के वो लायक ही नहीं था। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टीचिंग के एग्जाम में तो बहुत कम कंपटीशन है, बाकी के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन में। आज भी सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल रियलिटी है। ओके,
चलो, इन फिगर, एक फिगर दिया, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर्स, प्रत्येक स्क्वायर का एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताना है, उसी तरह का सवाल है, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज, ठीक है। ये लीजिए, ये रहा आपका सवाल। ये है आपका एक शेडेड पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। अब एनसीईआरटी में इस तरह के प्रश्न दिए, इससे पहले ये जो सवाल था, ये सवाल आपका सीटेट का पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ये सवाल आपके सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे वो भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं। देखिए, मैं हर किसी को खुश तो नहीं कर सकता, पहली बात ऐसी है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, वो और मेहनत करे और समझे। हाँ, अगर आपको व्यक्ति ही पसंद नहीं आ रहा, जैसे आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो पसंद ही नहीं आ रहा, मेरे को वो बंदा ही पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप किसी को पसंद नापसंद करने नहीं आए, मैं आपको सही बताऊं। और आपकी पसंद से हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात सच है, ठीक है। गणित मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे गणित आपको पढ़ना होगा। ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं, सीडीपी की बोलने लगते हैं कि सीडीपी में मजा नहीं आ रहा है। कहाँ मजा चाहिए तुम्हें? कैसा मजा चाहिए बताओ, क्या करें? गणित में कहते हैं बोरिंग लग रहा है सर, गणित बहुत बोरिंग है, क्या करें अब इनका बताओ? डांस करके दिखाएं गणित में? कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई इशू नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। जो बच्चा, बच्चे को पता है क्या लगता है? बच्चे को लगता है वो बड़ा कूल है। वो कूल नहीं है, वो फूल है। आप इस बात को नहीं समझोगे। आपको लग रहा है कि आप कमेंट करके अटेंशन ग्रैब कर रहे हो टीचर का। बेटा, टीचर का तुम अटेंशन ले सकते हो, उससे हो क्या जाएगा? नौकरी मिल जाती है क्या ऐसे? नौकरी मिलने वाले लोग चुपचाप नौकरी लेके निकल जाते हैं बिना कुछ बोले। वो ज्ञान नहीं देते, ना वो जज करते। टीचर को जज करना बंद करिए, ठीक है। एक आकृति में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छायांकित हिस्से का, पोर्शन का क्षेत्रफल क्या है? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहां भी आपको ट्राइंगल नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पे ट्राइंगल भी देख सकते हो, और आप कह सकते हो मेरे को तो सर एक रेक्टेंगल नजर आ गया। स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है? √2a, है ना? तो आप बताओ, अगर 4 सेंटीमीटर है तो साइड निकल के क्या आ गई? 2। तो आप बोल सकते हो सर ये वाली आ जाएगी √2, √2। लो, इसको मैं ट्राइंगल से ना करके रेक्टेंगल से सॉल्व कर देता हूं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया निकल आया, क्योंकि मेरे को तो ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप इस पूरे का एरिया देखोगे,
अगर एक का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक का, तो आप ये बोलो कि सर कुछ तो होंगे शेडेड और कुछ होंगे अनशेडेड। अगर मैं देखूं, एक तो तरीका ये है कि मैं एक रेक्टेंगल ऐसे मैंने मान लिया, और ये हो गया √2 और ये हो गया 2√2। ठीक है भाई, ये मैं हटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं ऐसे सॉल्व कर दूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 × √2 × √2। मुझे क्या बताना है? एरिया बताना है। क्लियर है भाई? हाँ या ना? नहीं, साइड निकल के आगे क्या, ये भी 2√2 होगा। ये होगा 4√2। तो 4 × √2 × 2√2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इस सवाल का उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आप ये देख सकते हो कि ये जितने भी स्क्वायर हैं वो टोटल कितने हैं। तो आप बोलोगे सर मैं टोटल गिन लेता हूं, 1 2 3 4, 4 4 4 और 4, टोटल कितने हो गए? आप बोलोगे 16 हो गए सर, 16 हो गए टोटल। टोटल स्क्वायर कितने हैं? 16, 16 स्क्वायर है। देखो 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये, 16 हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं भाई अनशेडेड कितने हैं, जो छायांकित नहीं हो, अनशेडेड, तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं अनशेडेड, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए पूरे, 9, 9 हो गए। अब आप देखोगे सर आधा ये आधा ये, 10 11 12, इसका मतलब अनशेडेड 12 है। अगर 16 में से 12 चले गए तो शेडेड कितने बचे? तो आप बोलोगे शेडेड है 4। एक का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया 4 का एरिया कितना होगा? 4 × 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो, चाहे इसमें ट्राइंगल बना लो या कुछ भी कर लो, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिकल फिगर आपको देखने होते हैं। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम के ही हैं, इसीलिए मैं आपसे करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये दिया हुआ है। 2018 में प्रश्न एक पूछा गया और प्रश्न आपको दे रखा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दे रखा है, अच्छे से देखिएगा। इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड, कल आखिरी क्लास रखते हैं पेपर 1 की, कुछ भी नहीं है बचा अब इसमें पढ़ने को। एरिया is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid। अब ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, इस सवाल को देखो। एक अब ये आपके एग्जाम में 2018 में आया, अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो दिख जाएगा, और अगर प्रीवियस ईयर तुमने देखे ही नहीं होंगे तो फिर तो दिख ही नहीं सकता। ठीक है, बताओ। 2018 का प्रश्न है, एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो सब समझ आता है। अगर एग्जाम का पेपर ही नहीं देखा होगा तुमने तो फिर बेटा कुछ हो नहीं सकता उसमें। अब ये प्रश्न 2018 का है, आपकी मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डलवाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, देख लोगे ना तो समझ में भी आ जाएगा।
आपसे कहा गया कि भाई एक का एरिया 4 सेंटीमीटर है, एरिया अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड कितनी होगी? आप बोलोगे सर साइड आ गई 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, अच्छे से समझाया, ये दो 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 लो, क्या होगा? ये जो फिगर बना हुआ है उसका पेरीमीटर कर लोगे कि नहीं, बताओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करें तो उसमें शेप्स में आपसे सिमेट्री ऑफ फिगर्स भी पूछ लिया जाता है। पेपर 1 में कभी आता नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इन्होंने पूछा गया सिमेट्री लाइंस। अब सिमेट्री मतलब होता है सममिति, रेखाएं, लाइंस। हम यहां पे क्या देखेंगे? सिमेट्री, सममिति। तो यहां पे चेक करेंगे भाई लाइंस क्या है, रेखाएं। दो तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है, मतलब हम रेखा के तौर पे उसको तोड़ सकें, काट सकें। जैसे मान लो ये फोन है, अगर इस फोन को मैं ऐसे देखूं तो आप बोलोगे कि सममिति क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके बीचों बीच यहां से एक रेखा खींच दो। ठीक, तो मैं तो डायरेक्ट सीधे लिखा रहा हूं, आप लिख लो, एग्जाम में अगर सवाल आएगा ठीक है। ऑनलाइन वाले में आया था, अब तो मुश्किल है, अब नहीं आता है। तो आप सीधे लिखो, ट्राइंगल का लिखो सबसे पहले, ट्राइंगल, त्रिभुज का लिख लो, बस याद कर लो, तुम तो ऐसे कर लो। सबसे पहले स्केलन ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं। यहां पे सिमेट्रिक लाइंस कितनी होती हैं? 0। आइसोसेलेस, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये, इसमें सममिति रेखाएं कितनी होंगी? 1। इसको बीच में से कट करो, दो बराबर हिस्सों में। सम्मति का मतलब होता है किसी भी हिस्से को दो बराबर भागों में काट देना और दोनों ही हिस्से एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, स्कूल में पढ़ा होता तो मजा आ जाता। अब है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड। जब तीनों साइड बराबर हैं, यहां पे कितना निकलता है? 3। ओके, अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल की, या चलो और लिख देते हैं अपन, सर्कल। सर्कल में कितनी होती है सममिति रेखाएं? इनफाइनाइट, अनंत। सर्कल में कितनी होंगी? अनंत होंगी। हिंदी में भी लिख दें? ठीक है भाई, हिंदी में लिख लो। स्केलन मतलब विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। कल आखिरी क्लास रखते हैं इसकी, और एक क्लास वीओडी डाल दूंगा, खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं व्रत। सर्कल में कितनी होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, सर्कल में कितनी होती है? इनफाइनाइट। लाइन खींच के भी दिखा दें? ठीक है भाई, ये खिंच गई लाइन दोनों बराबर हिस्सों में। इसकी अगर आप लाइन खींचोगे तो वो ऐसे खींचेगी, एक ऐसे कटेगा, एक ऐसे कटेगा, एक ऐसे कटेगा, तीनों बराबर हिस्सों में काट देगा। ठीक है, यहां पे तो अनंत होंगी। अगर हम बात करें किसकी? पॉलीगन की, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन, बहुभुज। तो बहुभुज में एक पॉइंट डाल के लिखिए, बहुभुज के अंदर नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस।
भुजाओं की संख्या ही बराबर होती है सिमेट्री लाइन की संख्याओं के पॉलीगन के अंदर। ठीक है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चतुर्भुज के अंदर अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर जिसको बोलते हैं वर्ग, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? 4। रेक्टेंगल जिसको आयत कहते हैं हिंदी में, इसमें कितनी होती हैं? 2। रोम्बस जिसको सम चतुर्भुज कहते हैं, इसमें कितनी होती हैं? 2। पैरेललोग्राम जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? आप बोलोगे सर 0, अंडा, कुछ भी नहीं होती। ठीक है, पैरेललोग्राम में कितनी सिमेट्री लाइंस है? 0। अगर हम बात करें ट्रपेजियम की, आपके तो ये एग्जाम का पार्ट भी नहीं है ट्रपेजियम वगैरह, समलम चतुर्भुज ये होता है ट्रपेजियम, इसमें कितनी होती है? 0। लेकिन यदि एक्सेप्शनल ये है कि अगर आपका ट्रपेजियम जिसकी ये 2 भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे में 1 हो जाएगी। काइट, पतंग, ये रहा काइट। काइट में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? 1। तो भाई याद रख लेना, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, इन सब पे आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब आपके एग्जाम में टॉपिक बचा ही क्या है? एक टॉपिक है मनी, जिसका मैं आज जाके उसका वीओडी डलवा रहा हूं मनी का, क्योंकि मनी में कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ भाग है और कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें सारे सवाल हो जाएंगे। कल आपका पेपर 1 की आखिरी क्लास रखते हैं, कल इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।